इस वक्त मैं हूँ अपनी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त के साथ, और कुछ दोस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कितना भी गैप आ जाए, जो कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन वो दोस्तियाँ ना ख़त्म होती हैं ना उनमें कोई चेंज आता है। तो ऐसी ही एक बहुत प्यारी दोस्त मेरे साथ मौजूद है, और मज़े की बात यह है जो मेरी फ्रेंड है उसको आप तमाम लोग ही जानते हैं, तकरीबन तमाम लोग, क्योंकि उनका ताल्लुक भी न्यूज़ इंडस्ट्री से रहा है और बड़े अरसे उन्होंने न्यूज़ इंडस्ट्री में काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया। मेरी तरह से रिपोर्टिंग से ही अपना करियर स्टार्ट किया, और उसके बाद जब देखा कि भाई ये रिपोर्टिंग से बहुत बढ़ के कर सकती हैं, तो फिर उनको भी शीशे का कमरा यानी स्टूडियो दिया गया, और उसके बाद से उन्होंने न्यूज़ एंकरिंग की, कुछ प्रोग्राम्स भी होस्ट किए। और आजकल वो कहाँ हैं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो मैंने उनको ढूंढ लिया वो किधर हैं, तो मैं आपकी भी मुलाकात करवाती हूँ उनसे। सैरिश कहाँ हैं आजकल? आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि सैरिश मंसूर कहाँ गायब हो गई हैं। मैं कहीं गायब नहीं हूँ, यहीं आप लोगों के दरमियान हूँ, और बस इस मुल्क से चली गई हूँ। लड़की को जाना होता है एक दिन, तो बस समझ लें वही मेरे साथ भी हुआ है। मेरी शादी हुई तो मैं अमेरिका मूव हो गई, वहाँ मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, और बहुत अच्छा चेंज है। एंजॉय कर रही हूँ शादी की लाइफ। अभी यहाँ का टूर कर रही हूँ, तो आपसे भी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा चले आपको इंटरव्यू भी दे देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान और अमेरिका का डिफरेंस, जाहिर सी बात है बड़ी पावरफुल कंट्री है, सबको मालूम है, लेकिन मैं आपकी ज़बानी भी सुनना चाहूँगी कि आपने कितना डिफरेंस फील किया अमेरिका मूव होने के बाद, आपको कितना चेंज लगा जब आप यहाँ पर आई हैं? तो 2 सालों के बाद पाकिस्तान आकर एक मुकम्मल मुख्तलिफ मुल्क देखने को मिला है। लोगों के रवैयों में इस कदर तब्दीली, जो एहसास करने वाले लोग थे ना, अब शायद वो एहसास भी मुझे कुछ कम होता हुआ नज़र आया। शायद इसमें उनका बहुत ज़्यादा कसूर भी नहीं है। जो महंगाई है, जो जुल्म इस मुल्क में आवाम के साथ हो रहा है, ये देख के बहुत दुख हुआ। और ऐसा मुझे लगता है, पहले एक उम्मीद होती थी कि क्या पता कि कोई ऐसा लीडर आएगा कि जो इस मुल्क को सुधार सकता है। अब वो उम्मीद लोगों की आंखों में है ही नहीं। एक उम्मीद होती है ना कि आप कहते हैं ना, मायूसी कुफ्र है, तो जब आप कुफ्र के रास्ते पे निकल पड़ते हो तो बड़ी मुश्किलात आती हैं, और मुझे लगता है न जाने कब तक ये कंटिन्यू रहेगा। बस मैं हम दुआ ही कर सकते हैं। माशाल्लाह यू आर मैरिड नाउ एंड यू हैव अ बेबी, तो आपने क्या डिफरेंस फील किया है शादी से पहले की ज़िंदगी में, और माँ बनने का एहसास कैसा है? अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक साथ ही मुकम्मल बनाया है। हम इस बहस में पड़े रहते हैं कि मर्द आगे है, औरत नीचे है, मर्द जो है वो ऊंचा है और औरत नीची है। तो आपको पता है कि इन दोनों में जो कमियां है ना, वो एक दूसरे को मिलके मुकम्मल हो जाती हैं। तो शादी तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है। मैं ये कहूँगी कि जो शादी को समझते हैं ना, शादी सिर्फ उन्हें ही करनी चाहिए। जो शादी को सिर्फ इस हद तक समझते हैं कि हम एक फिल्मी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उनके लिए शादी, फिर वो उनकी शादियां चल नहीं पाती। शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट का नाम है, जिसमें आपको ज़िंदगी भर एक दूसरे की शक्ल देखनी है, एक दूसरे की बुराइयों को, एक दूसरे की अच्छाइयों को लेकर एक दूसरे का एक बेटर वर्जन निकालने की कोशिश करने के साथ साथ हमेशा चलते रहना जो है, वो शादी है। शादी बहुत मुश्किल चीज़ है, शायद शादी बिल्कुल आसान काम नहीं है, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूट है जो आपको इतना सिखाता है कि आप ये करने के बाद शायद अपने आप को ढूंढ पाते हो कि वाकई ये है आपकी असल पर्सनालिटी। और आपका दूसरा सवाल, बच्चा, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। मैं कहती हूँ कि इससे खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। इतनी मुश्किलात उठाती है एक माँ, लेकिन उसके बावजूद उसको औलाद चाहिए। और औलाद होने से एक बहुत बड़ा लेसन मुझे ये मिला है कि जितनी बड़ी नेमत होती है ना, आपको उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। हर दुनिया में हर चीज़ की कीमत है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। अगर आपको औलाद चाहिए तो आपको उतनी ही मेहनत और तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ज़रूर औलाद पैदा करें, और अगर नहीं है तो प्लीज़ किसी बच्चे की ज़िंदगी तबाह ना करें। सैरिश, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग मुझसे इवन क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग ने बड़ा टाइम साथ गुजारा है, कि आप दोबारा किसी मीडिया चैनल पर नजर आएंगी, किसी न्यूज़ मीडिया पर, या फिर अमेरिका में कोई चैनल आप ज्वाइन करने वाली हैं, या समथिंग लाइक दैट? मारूफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर और मौके हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं नई चीज़ें सीखने की। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मीडिया इंडस्ट्री में अपने जो तकरीबन 10 साल गुजारे हैं, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत टाइम था। वो हर लड़की को नहीं मिलता, हर वो मौका जो शायद मुझे आपको मिला। उस टाइम को भरपूर तरीके से जिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मीडिया इंडस्ट्री का मेरा फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है, दूसरी चीज़ें करने का प्लान ज़रूर है।
वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एंड आई नो और लोगों के लिए भी, क्योंकि हमने देखा कि आप सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिवली बिहेव कर रही होती हैं, स्पेशली जहाँ पर ह्यूमन राइट्स या वुमेन के हवाले से कोई भी बात होती है, कोई पोस्ट हो या कोई टॉपिक या कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, आपका पार्टिसिपेशन ज़रूर होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या डिफरेंस फील किया वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनके हुकूक के हवाले से, और यहाँ पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए। उफ, ये सवाल जो आपने पूछ लिया ना, ये मेरे दिल को लगा। आप जानती हो, आपने मेरे साथ काम किया है, यहाँ पर काम करना एक तो एज ए रिपोर्टर एक लड़की के लिए कितना चैलेंजिंग होता है। फिर जब आप स्टूडियो में चले जाते हो, वहाँ के अलग चैलेंजेस होते हैं। एक लड़की को अपने आप को शायद एक लड़के से ज़्यादा मनवाना पड़ता है। आई डोंट नो आप मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। जब आप वहाँ जाते हो, अमेरिका में जाते हो, आप जहाँ भी काम करने जाओगे ना, सबसे पहले वो आपको आपके राइट्स की एक लिस्ट देते हैं कि भाई ये आपके राइट्स हैं। उसमें सबसे पहला राइट आपका हैरेसमेंट का है। कोई आपको हरास नहीं कर सकता, कोई आपको नहीं कह सकता तुम मोटी लग रही हो, तुम काली लग रही हो, तुम गोरी लग रही हो, तुम इतनी पतली हो गई हो, तुम्हारे चेहरे पे इतने दाने। ये हमारे यहाँ पर इतना नॉर्मल हो चुका है। ये हमारे यहाँ पर शुगल मिला कहते हैं इसको, तो लेकिन डेवलप ममालिक में इसको कहते हैं हैरेसमेंट। तो बहुत फ़र्क है। वहाँ पर आप एक छोटी जगह भी काम करोगे, किसी की हिम्मत, आप जो भी पहनो, किसी की हिम्मत नहीं है आपको कुछ कह सके, आपके कपड़ों पे कमेंट कर सके, आपके ऊपर नज़र डाल सके। हम समझते हैं कि जो नज़रें हैं वो कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। ऐसा नहीं है। जहाँ पर सरकार का डंडा होता है ना, वहाँ नज़र भी नीचे हो जाती है। वहाँ मर्द औरत से डरता है कि अगर हमने इससे ज़्यादा मुस्कुरा के बात कर ली, कहीं ये ना समझे कि हमने इसको हरास किया है, और अगर फिर इसने हमारी शिकायत कर दी तो हम तो गए। तो वहाँ पर हम असल में फेवर हमेशा औरत को दी जाती है। इसका औरत गलत फ़ायदा भी उठाती है, ये बात भी है, लेकिन इस वजह से औरत वहाँ सेफ बोलती है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी सारी ख़वातीन ये बात कर रही होती हैं कि भाई हम पर तो सास ससुर की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखती हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि जो आजकल हम देख रहे हैं ना ख़वातीन के बारे में, उनका पर्सपेक्टिव, पिछली जो ख़वातीन हमारे जो ज़िंदगियाँ गुजार कर आ चुकी हैं, जैसे हमारी माएँ हैं या हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो बहुत डिफरेंस अब आ चुका है। हमारे मुल्क में ना मारूफ लड़कियों के राइट्स हैं ही नहीं। हमारे यहाँ पर हमें बचपन से बेखबर रखने की कोशिश की जाती है, ताकि लड़कियों को उनके हुकूक बताओ ना। अगर आप बताओगे तो वो मांगेंगी। हमारे यहाँ पर चाहे मौलवी हो गया या हमारे यहाँ पर हमारी रियासत हो गई, उसने कभी औरत के साथ इंसाफ नहीं किया। लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कहते हैं अरे आप तो न्यूज़ एंकर रही हैं, टीवी पे खबरें पढ़ती रही हैं, आपको कौन सी मुश्किलात का सामना रहा है? तो ये बात हकीकत है कि अल्लाह ने हमें प्रिविलेज दे दिया एक, जिसके ज़रिए मीडिया इंडस्ट्री में काम करके हमें अपने हुकूक से आगाह होगा। वरना शायद आज हम भी उन बातों को नहीं जानते जो हमें हमारा दीन बताता है, लेकिन हमारे मौलवी नहीं बताते। और ये सिर्फ पाकिस्तान के ही मौलवी मैंने देखे हैं। मैंने यूएस में देखा है कि वहाँ पर जो स्कॉलर्स होते हैं ना, वो आपसे घर के मसले की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि कब्र में आपको कीड़े काटेंगे। उनके जो टॉपिक्स हैं वो आपकी रेगुलर ज़िंदगी के मुताबिक हैं। हमें वो अपने दीन से मोहब्बत करना सिखाते हैं। खैर, ये बात एक दूसरे रुख जा रही है। मैं लड़कियों की बात कर रही थी। हमारे यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों को शादी के बाद मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। सास की ज़िम्मेदारी आप पे है, ससुर की ज़िम्मेदारी आप पे है, नंद आ रही है तो उसकी खिदमत आप करो, देवर है तो उसकी बातें आप सुनो। आपको सब जैसी शादी होती है ना, अलर्ट हो जाते हैं हाथ में वेपन्स लेके कि अब हमारा मुकाबला शुरू होने वाला है, अब आप तैयार हो जाए। उस लड़की का जीना हराम कर दिया जाता है। तो मैं लड़कियों से इतना कहूँगी, अपने लिए खड़े होना सीखें, अपने लिए नो बोलना सीखें। ये जो नो है ना हमारे यहाँ पे, ये बोल के लड़की को कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जब आप अपने लिए खड़े होते हो तो मुश्किलात आती हैं, मगर खुदा के लिए अपने लिए बोलो। आज आप लड़ोगे तो फिर आपके बच्चों के लिए आसानी पैदा होगी। ये जो फालतू की जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाली गई हैं ना, इनको नो बोलो, अ बिग नो, क्लियर टू एवरीबडी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी मेरा शौहर बच्चा है, दैट्स इट। ये बात लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। और जिन मर्दों को ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा एम्पावर होने की कोशिश करती हैं, तो भाई अल्लाह से डरो। आप ये हक अल्लाह ने औरत को दिया है, आप दो उसको ये हक। बस मैं इतना ही कहूँगी कि हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है और उस मर्ज़ी का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद शौहर ही बोले उठो, उठ जाए, औरत को बोले बैठो, बैठ जाए। आई मीन ये कोई आका गुलाम का रिश्ता नहीं है, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो दुनिया में अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत आदम और बीबी हवा के दरमियान बनाया। ना माँ बाप का रिश्ता बनाया, ना औलाद का रिश्ता बनाया। ये सबसे पहला रिश्ता है जो अल्लाह ने मियाँ बीवी का दुनिया में उतारा। तो इसको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि एक शादी जो है ना, वो
नस्लों की जिम्मेदार है। हम मियाँ बीवी जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, बच्चा आगे उसको कंटिन्यू करेगा। अपनी नस्ल को खुदा के लिए सुधारें। ये मुल्क की जो आज हालत है ना, वो इसीलिए है कि हम दूसरों के हक खा जाते हैं और रोते हैं कि बाहर वाला हमारा हक खा गया। तो शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। जो औरतों को दबा के रखते हैं, शेम ऑन यू।